इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है सी लेवल से बहुत ही ज्यादा अंदर की गहराई में दिखाते हुए, जहां पर हमें कई सारे साइंटिस्ट का एक बेस दिखाई दे रहा था जो कि समुद्र की सतह पर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। दरअसल ये सारे वैज्ञानिक एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, जिन्हें की ये मिशन मिला था कि 1 महीने के अंदर उन्हें समुद्र की सतह पर मिलने वाली यूनिक से यूनिक चीजों के बारे में रिसर्च करनी है। उन्हें सारी रिपोर्ट्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जल्द से जल्द शेयर करनी होगी 30 दिनों के अंदर, और इस तरीके से उन सभी का मिशन लगातार आगे बढ़ता ही रहता है। उन सभी वैज्ञानिकों के पास बहुत ही एडवांस हथियार होते हैं और ऐसे मशीन्स होते हैं जिससे कि पानी के अंदर भी अच्छे से काम किया जा सके। अब इसी तरीके से हमें 3 वैज्ञानिकों को दिखाया जाता है जिनका नाम विली, डीजस और सैटर्न होता है। वो तीनों तो लगातार समुद्र के तल पर मौजूद मिट्टी के सैंपल से इकट्ठा कर रहे थे और वहाँ के जानवरों को एक्सप्लोर कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि समुद्र के तल के नीचे बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके के जल प्राणी रहते हैं और उन्हें तो कुछ ऐसी मछलियां भी मिली थी जो अभी तक डिस्कवर नहीं की गई हैं। अब वो तीनों वैज्ञानिक लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन उन्हें काफी देर हो जाती है, इसीलिए अब वो अपने बेस के अंदर जाने की तैयारी करने लगे। यहाँ सैटर्न को तो अब अपने बेस कैंप की दीवारों पर अजीब तरीके का छोटा सा क्रिएचर दिखाई देता है। ये क्रिएचर तो सैटर्न को काफी पसंद आ गया था, इसीलिए उसने बिना किसी को बताए उसे अपने पास रख लिया। अब हमें डीजस नाम का वैज्ञानिक दिखाया जाता है जिसके सूट की ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता जा रहा था। इससे डीजस को काफी प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। उस बेस के अंदर बैठा हुआ कैप्टन जिसका नाम बैक होता है, वो ये सारी चीजें मॉनिटर कर रहा था। तभी सिस्टम पर भी अलर्ट होने लगता है कि डीजस के सिस्टम की ऑक्सीजन खत्म हो रही है। कैप्टन बैक को ये बात पता चली, इसीलिए वो डॉक्टर को बुलाने चले गए जो इस पूरी चीजों को कंट्रोल करते थे। लेकिन बहुत बार बोलने के बाद भी डॉक्टर वहां आते नहीं और कहीं दूसरे बेस के कमरे में मौजूद होते हैं। इसीलिए अब ये इमरजेंसी होने के कारण कैप्टन बैक खुद ही उन चीजों को कंट्रोल कर रहे थे और ये ट्राई कर रहे थे कि डीजस की सूट की ऑक्सीजन लेवल एकदम नॉर्मल हो जाए। हालांकि उन्होंने कई सारे बटन्स दबा दिए होते हैं, लेकिन उन्हें इन सारी चीजों में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि ये उनकी एक्सपर्टीज में नहीं आता था। पर कैसे भी अपने दिमाग लगाकर उन्होंने ऑक्सीजन लेवल को एकदम नॉर्मल कर दिया, जिससे कि डीजस की जान बच जाती है। थोड़ी देर में बाकी दोनों वैज्ञानिक डीजस को किसी भी तरीके से बेस कैंप में लेकर आ गए थे। कैप्टन बैक तो डीजस को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब पता चला कि उसकी सांसें तो चल रही हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गया है। डीजस को जल्द से जल्द सूट से बाहर निकालकर आराम करने के लिए भेज दिया जाता है। उन सारे वैज्ञानिकों ने अपना आधा से ज्यादा काम खत्म कर लिया था, जिसके बाद कैप्टन बैक खड़े होकर सभी को कुछ बता रहे होते हैं। कैप्टन बैक तो कह रहे थे कि हमारे पास कुछ दिन और है जब तक हमें ये सारी रिसर्च करनी है और कुछ दिनों के अंदर ही हम यहाँ से छोड़कर वापस जमीन पर चले जाएंगे। सारे मेंबर्स ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अच्छा फील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो सब इतने समय से बेस कैंप में रह रहे हैं कि उन्हें जमीन और अपनी पूरी फैमिली की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। अब थोड़ी ही देर के अंदर उस जगह पर डॉक्टर भी आ जाता है। कैप्टन बैक डॉक्टर को बहुत ज्यादा डांट रहे थे क्योंकि वो इस तरीके से एब्सेंट कैसे रह सकता है जब उनके मेंबर्स को बहुत ज्यादा जरूरत हो। डॉक्टर कहने लगा कि ऐसा क्या हो गया मेरे बिना। तब जाकर कैप्टन बैक बताते हैं कि डीजस की सूट की ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया था। अगर हमने कैसे भी मैनेज करके उसके ऑक्सीजन लेवल को कैसे भी नॉर्मल नहीं किया होता तो डीजस की आज जान भी जा सकती थी। लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं तो आ चुका हूँ और डीजस की जान गई तो नहीं ना। और अब उसने डिसीजन ले लिया था कि वो अपने सीनियर से डॉक्टर की शिकायत करेगा। अब यहाँ सारे लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं, जहाँ पर बेली नाम की एक साइंटिस्ट क्वालिटी एश्योर कर रही थी उन सारे सूट्स का जो वो पहनकर बाहर जाते थे। तभी इन्वेस्टिगेशन करते समय बेली को एक सूट के अंदर कुछ अजीब सी हलचल दिखाई देती है। बेली जैसे ही धीरे धीरे उस सूट को ओपन कर रही थी, तब उसके अंदर से वही स्पाइडर टाइप का छोटा सा क्रिएचर बाहर निकल के भागने लगता है। दरअसल ये वही छोटा सा क्रिएचर था जिसे कि सैटर्न ने बिना किसी को बताए अपने सूट में रख लिया होता है। भले ये क्रिएचर छोटा होता है, लेकिन ये बेली के ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा था। बेली किसी भी तरीके से उस छोटे से क्रिएचर को कुचल देती है और उसे मार देती है। यहाँ सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसे पता चला कि ये काम सैटर्न ने किया है। तब इस बारे में वो अपने कैप्टन और सीनियर्स को बताने की कोशिश करने लगी, क्योंकि यही चीजें आगे चलकर काफी खतरनाक हो सकती हैं। अब हमें कैप्टन बैक दिखाया जा रहा था जो उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के किसी हेड मेंबर से लगातार बात कर रहा होता है। वो मेंबर एक लेडी थी जिसकी आवाजें किसी एआई रोबोट जैसी लग रही होती हैं, और अब वो कैप्टन बैक से लगातार पूछ रही थी कि तुम्हारा मिशन कैसा चल रहा है और तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट चीज मिली कि नहीं। कैप्टन बैक सिंपली बताते हैं कि इस पूरे मिशन के अंदर हमें सुनहरे मोतियों के अलावा और कुछ भी प्रीमियम चीज नहीं मिली है। लेकिन वो मेंबर बार बार कैप्टन बैक को फोर्स कर रही थी कि तुम्हें कोई इंपॉर्टेंट चीज ढूंढनी ही पड़ेगी, जिसके बाद ही तुम सब मिशन खत्म करके ऊपर की तरफ आ पाओगे। कैप्टन बैक भी अच्छे से नहीं समझ पाते कि आखिर ये किस इंपॉर्टेंट चीज की बात कर रही है। फिलहाल के लिए वो इस बारे में सोचना बंद कर देते हैं।
अब थोड़ी देर बाद सारे मेंबर्स बैठकर डिनर करने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के अंदर पानी में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होने लगी। वहाँ पर तो पानी में तूफान आने लगता है, जिससे कि उनका बेस बुरी तरीके से हिलने लगा था। उनके बेस के कई सारे सिस्टम्स खराब भी हो जाते हैं, जिन्हें की तुरंत ही मेंटेन करना जरूरी था, नहीं तो वो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और उनका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर में सारी चीजें ठीक हो जाने के बाद ब्रिगेड नाम की एक मेंबर कहती है कि बस कुछ ही दिन और 2 दिन बाद हम सभी यहाँ से निकलकर अपनी लाइफ जी रहे होंगे। लेकिन कैप्टन बैक को ये पता था कि ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जब उन सारे रिसर्चर्स को भेजा गया था तो उनका मेन मोटिव होता है रिसर्च करना और पानी में रहने वाले अलग अलग यूनिक जानवरों के बारे में पता लगाना। लेकिन जब कैप्टन बैक ने अपने सीनियर से बात की तो ये पता चल जाता है कि उन्होंने यहाँ पर सभी को किसी रिसर्च के लिए नहीं, बल्कि एक दबे हुए खजाने को ढूंढने के लिए भेजा है, जो उनके लिए काफी प्रीमियम हो सकती थी। और कैप्टन बैक को तो लगने लगा था कि जब तक वो उस खजाने को नहीं ढूंढ लेते तब तक वो यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन कैप्टन बैक ये बातें किसी को बताते नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी मेंबर काफी ज्यादा पैनिक हो। अब कुछ देर बाद हमें बैली और सैटर्न पानी में दिखाए जाते हैं, जो कि वहाँ के चट्टानों के कुछ सैंपल्स कलेक्ट कर रहे थे। वो दोनों तो लगातार अपने बेस से दूर जाते हैं सैंपल्स इकट्ठा करने के लिए, लेकिन फिर से पानी के अंदर उसी तरीके का तूफान आने लगा। पानी का बहाव इतना तेज हो जाता है कि सैटर्न खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और वो कहीं दूर चला गया था। सैटर्न तो अपने बेस से अब जाने अनजाने में काफी दूर आ जाता है और पानी का बहाव उसे वहाँ पर जाने ही नहीं दे रहा था। बैली जल्द से जल्द अपने बेस के ऊपर सभी लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है और वो पूरी कोशिश कर रही थी वहाँ जाकर सैटर्न को ढूंढने की और उसकी मदद करने की। बैली तो अब धीरे धीरे उस अनजान जगह की आगे बढ़ने लगी होती है, जहाँ काफी सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे मौजूद थे। बैली के सूट पर जो कैमरा लगा हुआ था उसकी मदद से बेस पर मौजूद सारे वैज्ञानिक उसकी सारी एक्टिविटीज देख रहे होते हैं। अब अचानक बैली लगातार ट्रेवल करते हुए एक बहुत ही बड़ी शिप के पास पहुंच गई थी। ये शिप काफी बड़ी होती है। जब बेस पर मौजूद वैज्ञानिकों ने उस शिप के बारे में पता लगाया तो उन्हें ये आइडिया होता है कि ये तो रशियंस का शिप है, जो कुछ समय पहले लड़ाई के दौरान यहाँ पर डूब गया था। हालांकि यहाँ पर कैप्टन बैक को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता, क्योंकि ये शायद रशियंस की एक चाल हो सकती है उन्हें फंसाने के लिए, और यहाँ से ये टेरिटरी रशिया की स्टार्ट होती थी। बैली अब धीरे धीरे उस बड़ी सी शिप के अंदर चली जाती है, जहाँ कई सारे इंसानों के कंकाल मौजूद होते हैं। बैली इस बात से बहुत ही ज्यादा डर गई और जब वो वहाँ से जाने लगी तभी उसे सैटर्न भी मिल जाता है, जिसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स था। बैली भी अब सैटर्न की मदद कर रही होती है उस बॉक्स को अपने बेस के ऊपर लेकर जाने के लिए। वो दोनों सही सलामत अपने बेस पर आ गए थे, जिसके बाद उस बॉक्स को ओपन करके देखा जाने लगा। उस बॉक्स के अंदर तो कई सारे बुक्स और मैप्स मिले थे, जो पता नहीं किसी चीज के बारे में बता सकते हैं। सैटर्न ने जैसे ही उस बॉक्स को ओपन किया तो उसके अंदर उसे ड्रिंक का छोटा सा बॉटल मिलती है, और उसने तो चोरी चुपके सभी से छुपाते हुए वो बॉटल अपने पास रख ली थी, क्योंकि सैटर्न को ड्रिंक पीने की बहुत आदत होती है और जब से वो मिशन में आया है उसने एक भी बार नहीं पी। वो तो इस ड्रिंक के बॉटल के बारे में किसी को बताता ही नहीं, क्योंकि वो ड्रिंक के अकेले मजे लेना चाहता था। कैप्टन बैक और डॉक्टर इन चीजों के बारे में अपने सीनियर को सारी बातें बताते हैं। उन्हें जानना था कि आखिरकार ये रशियन शिप यहाँ पर क्या कर रही है और ये क्यों इस तरीके से डूब गई। हालांकि इस बारे में उनके सीनियर कुछ बताते नहीं, पर सीनियर बता रहे थे कि हम चाहते हैं कि तुम्हारी पूरी टीम रशियन शिप में जाए और वहाँ पर यूनिक चीजों के बारे में पता करे और उन्हें ऊपर लेकर आए। कैप्टन बैक ये तो समझ जाता है, लेकिन जब उसने अपने सीनियर से मिशन खत्म होने के बाद उन्हें ऊपर बुलाने की मांग की तो इसका सीनियर कॉल ही डिस्कनेक्ट कर देता है। यानी कि यहाँ पर बैक समझ चुका था कि जब तक उनसे मिशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो वापस अपने घर नहीं जा सकते। अब हमें यहाँ पर सैटर्न दिखाया जाता है, जिसके पास वही ड्रिंक की छोटी सी बोतल थी जो उसे बॉक्स से मिली होती है। सैटर्न तो बिना कुछ सोचे समझे उस ड्रिंक को पीने लग जाता है, जो कि उसे काफी ज्यादा अच्छी भी लगती है। कुछ समय के बाद वहाँ पर ब्रिगेड भी आ गई थी, जिसे कि सैटर्न ने ऑफर कर दी, और अब ब्रिगेड भी थोड़ी सी ड्रिंक को वो पी लेती है। कुछ दिनों तक तो सारी चीजें एकदम नॉर्मल चल रही थी, लेकिन तभी अचानक सैटर्न की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाती है। वो तो इतना बीमार पड़ गया था कि वो बाकी वैज्ञानिकों के साथ रिसर्च पर जा ही नहीं सकता। सैटर्न जब डॉक्टर के पास चला जाता है तो डॉक्टर उसके गले पर कुछ अजीब तरीके के निशान देखते हैं। डॉक्टर ने फिलहाल के लिए उसके गले पर जो थोड़े से सेल्स मौजूद थे वो निकाल कर चेक किया कि आखिर सैटर्न को हो क्या रहा है। तभी डॉक्टर को पता चला कि ये तो अजीब तरीके का वायरस है, जो धीरे धीरे लोगों को अंदर ही अंदर खाता जाता है। हालांकि डॉक्टर ने सैटर्न को एंटीडोट दे दिया होता है, पर कुछ घंटे बीतने के बाद ही सैटर्न की पूरी बॉडी पर धब्बे आने लगे थे और उसकी चमड़ी अजीब तरीके की होने लगी थी। इस तरीके की हालत सैटर्न की बहुत ही खराब लग रही होती है, जिसे कि जब कैप्टन बैक को पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इन चीजों को लेकर। कैप्टन बैक अब चाह रहे थे कि वो सारे मेंबर्स का चेकअप करेंगे कि ये वायरस किस किस के बॉडी में मौजूद है। अब हमें यहाँ ब्रिगेड को दिखाया जाता है, जिसकी हालत भी खराब होने लगी थी, क्योंकि उसने भी सैटर्न द्वारा ऑफर की गई वो अनजान सी ड्रिंक पी होती है। ब्रिगेड की पूरी बॉडी बहुत ही ज्यादा जल रही थी और उसे तो उल्टियां होने लगती हैं।
अब यहाँ कैप्टन बैक के कहने पर डॉक्टर सारे मेंबर्स के बॉडी चेकअप करते हैं। सभी के बॉडी चेकअप एकदम पॉजिटिव वे में आ रहे थे, लेकिन अभी तक ब्रिगेड की बॉडी चेकअप नहीं हुआ होता। वो तो तुरंत ही वॉशरूम में होती है और जब डॉक्टर ब्रिगेड के पास आ रहे थे तभी कैप्टन बैक उसे बुलाकर अपने साथ लेके चले जाते हैं। यानी कि उन्होंने अभी तक ब्रिगेड की बॉडी का चेकअप नहीं किया था, जो रियलिटी में इन्फेक्टेड हो चुकी थी। कैप्टन बैक और डॉक्टर तो अपने सीनियर मेंबर से कनेक्ट होकर उन्हें बता रहे होते हैं कि हमारे बेस के ऊपर एक अनजान सा वायरस फैल चुका है, जिसने कि सैटर्न की बहुत ही बुरी हालत कर दी है। अब यहाँ ब्रिगेड जो बहुत ही ज्यादा खून की उल्टियां कर रही थी, जब ये सारी चीजें बेली ने देखा तो वो तुरंत ही उसे लेकर डॉक्टर के रूम में चली गई। डॉक्टर जस्ट मीटिंग खत्म करके आ ही रहे होते हैं, इसीलिए वो उन्हें जल्द से जल्द इन्फॉर्म करने चली जाती है। ब्रिगेड को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और उसकी बॉडी पर भी निशान पड़ने लगे थे। वो तो वहां से तुरंत ही उठकर दूसरे कमरे में चली जाती है जहाँ पर सैटर्न की बॉडी को रखा गया था। उसने जैसे ही सैटर्न को देखा तो उसकी पूरी बॉडी अपने आप ही गलना स्टार्ट हो गई थी। सैटर्न अब बहुत बुरी तरीके से मारा जा चुका था। ये डरावनी चीजें देखकर ब्रिगेड इतना जोर से चिल्लाती है और वहां से भागने लगती है। आवाज सुनकर तुरंत ही कैप्टन बैक और डॉक्टर उस तरफ आने लग जाते हैं, लेकिन तब तक ब्रिगेड किसी अनजान रीजन की वजह से वहीं पर मर चुकी थी। उनकी टीम के 2 मेंबर्स अब मर चुके होते हैं, यानी कि सैटर्न और ब्रिगेड। दोनों की बॉडी को साथ में रख दिया जाता है। कैप्टन बैक, डॉक्टर और बाकी सारे मेंबर्स को सोचना होगा कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, नहीं तो इसी तरीके से बाकी लोग भी मारे जाएंगे। यहाँ थोड़ी देर बाद कैप्टन बैक, डॉक्टर और सारे लोग उनकी डेड बॉडीज के पास आते हैं। तब ये पता चलता है कि सैटर्न और ब्रिगेड की बॉडी एक दूसरे से मर्ज हो चुकी है और वो तो जिंदा भी हो चुके थे, जो एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखते ही देखते वो क्रिएचर खड़ा हो जाता है और सामने आने वाले सभी लोगों पर हमला करने लगता है। डॉक्टर के साथ मौजूद अब सारे मेंबर्स लगातार उस क्रिएचर को मारने की कोशिश कर रहे थे और उसे बेस से बाहर फेंक देते हैं, लेकिन उन्हें रियलाइज नहीं होता कि उस क्रिएचर का एक छोटा सा पार्ट अभी भी उनके बेस के अंदर मौजूद है। डॉक्टर को तो काफी ज्यादा चोट लग चुकी होती है और वो नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर ये कैसे हुआ। सभी को इतना अंदाजा हो चुका होता है कि शायद इसी वजह से रशियंस का जहाज नीचे डूबा होगा। अब यहाँ डीप रिसर्च करने के लिए कैप्टन बैक और डेजर्स सैटर्न के सामान को आकर चेक करने लगे थे कि वहाँ पर हुआ क्या था। तभी उन्हें वही ड्रिंक की छोटी सी बोतल मिलती है जो पूरी तरीके से खाली थी, और तब जाकर रियलाइज हुआ कि ये ड्रिंक की बोतल तो रशियन की शिप में मौजूद थी, जैसे कि शायद सैटर्न और ब्रिगेड ने पी लिया था। और यही रीजन होता है उनकी इस तरीके की बॉडी मर्ज और एक खतरनाक क्रिएचर में कन्वर्जन होने का। उन सभी को अब जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलने की तैयारी करनी ही पड़ेगी। इसीलिए अब कैप्टन बैक लगातार अपने सीनियर से बात करने चला जाता है। अब हम थोड़ी देर बाद डेजिस को देखते हैं जो कि किचन में कुछ खाने के लिए जा रहा था, लेकिन वो जैसे ही ऊपर का डोर ओपन करता है तभी अचानक वहाँ एक छोटा सा क्रिएचर आ गया जो उसी बड़े क्रिएचर के छोटे पार्ट से बना होता है, और वो अभी भी बेस कैंप के अंदर ही मौजूद था। उस क्रिएचर ने तो तुरंत ही डीजस के ऊपर हमला कर दिया और अपने नुकीले दांतों से उसकी बॉडी चबाने लगा। देखते ही देखते क्रिएचर डीजस की पूरी बॉडी के अंदर घुस जाता है और उसे मारने लगता है। जस्टिन नाम का मेंबर भी किचन में आ चुका था, इसीलिए डीजस उससे मदद मांगता है, पर अब डीजस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि जस्टिन उसकी अकेले हेल्प नहीं कर पाता और वो डायरेक्टली पीछे जाकर बाकी लोगों को बुलाने आ जाता है। कैप्टन बैक, डॉक्टर और कई सारे लोग उसे बचाने के लिए वहां पर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें शायद देर हो चुकी थी क्योंकि उस छोटे से क्रिएचर ने डीजस की पूरी बॉडी खत्म कर दी और वहां से कहीं दूर चला गया। इसी बात पर अब उन्हें पता चल जाता है कि उनके बेस कैंप में अभी भी वो क्रिएचर मौजूद है। तभी डॉक्टर बैक ने सभी को हथियार दिए और कहा कि तुम्हें जहां भी वो क्रिएचर दिखे उसे जान से मार दो। सभी लोग अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगे थे। बॉब नाम का एक और मेंबर अपनी गन लेकर लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन अब अचानक उस क्रिएचर के बड़े बड़े टेंटिकल ने बॉब के पैर को पकड़ लिया होता है। वो लगातार उसे खींचते हुए काटते जा रहा था और उसके पैर को बहुत ज्यादा डैमेज भी कर देता है, लेकिन सही समय पर उस जगह पे डॉक्टर आ गए थे और उन्होंने उस क्रिएचर के टेंटिकल को ही काट दिया, जिससे कि बॉब की जान बच जाती है और वो उसे कहीं दूर लेकर चले जाते हैं। कैप्टन बैक पूरी तरीके से समझ चुके थे कि ये क्रिएचर इतनी आसानी से नहीं मरने वाला, क्योंकि वो जैसे जैसे इंसानों को खाते जा रहा था उसका साइज काफी ज्यादा बढ़ते जाता है, और अब तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि वो क्रिएचर उनके बेस कैंप के कई सारे सिस्टम को डिस्ट्रॉय भी कर रहा है, तो उसे खत्म करना उनकी जिम्मेदारी है, नहीं तो कोई भी नहीं बच पाएगा। अब यहाँ काफी ज्यादा सोचने के बाद कैप्टन बैक और जस्टिन डिसाइड करते हैं उस क्रिएचर को फंसाने के लिए। उन्होंने सबसे पहले अपने बॉडी का थोड़ा सा खून एक कमरे की तरफ ला दिया जो कि एक चेंबर होता है, और उनका प्लान था कि वो इसी कमरे में उस
क्रिएचर को फंसा कर रख दें। हालांकि यहाँ पर सारी प्लान एकदम प्रॉपरली हो रहा था, लेकिन अब यहाँ डॉक्टर को पता चल जाता है कि जिस तरीके से बॉब को उस क्रिएचर ने काटा है, बॉब भी अब पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका था और उस क्रिएचर में वो कभी भी कन्वर्ट हो सकता है। हालांकि डॉक्टर के पास इसका कोई एंटीडोट नहीं था, इसीलिए उसने सोचा कि बॉब को जान से मारना ही ठीक रहेगा। डॉक्टर जैसे ही बॉब की तरफ बढ़ते हैं, तभी बॉब के हाथ में से वही क्रिएचर निकलने लगा जो कि डॉक्टर को भी घायल कर देता है और उसे इन्फेक्टेड बना देता है। यानी कि अब डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं, वो भी आगे चलकर खतरनाक क्रिएचर बन ही जाएगा। अब हमें यहाँ पर वो बड़ा सा क्रिएचर दिखाई देता है जिसका साइज काफी ज्यादा बढ़ गया था। वो तो कैप्टन बैक और जस्टिन द्वारा फैलाए गए खून का पीछा करते हुए उसी चैम्बर की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे बेली दिख जाती है जो काफी तेजी से चिल्लाने लगी थी। इसीलिए वो क्रिएचर उस चैम्बर की तरफ जाने के बजाय बेली का पीछा करने लगा। हालांकि बेली बहुत तेजी से भाग रही थी, लेकिन सही समय पर बीच रास्ते में ही कैप्टन बैक और जस्टिन ने उसे पकड़ लिया और साइड में चुपचाप रहने के लिए कहा, क्योंकि ये उनका प्लान है उस क्रिएचर को फंसाने के लिए। वहीं अब हमें डॉक्टर को दिखाया गया जो धीरे धीरे क्रिएचर में कन्वर्ट हो चुके थे और उनकी पूरी बॉडी डिटोरिएट होने लग जाती है। अब यहाँ कैप्टन बैक जस्टिन और बेली के साथ कंट्रोल रूम में आ गए थे, जहाँ पर पूरे बेस कैंप की सिक्योरिटी होती है। कैप्टन बैक ने जल्द से जल्द अपने सीनियर से कांटेक्ट किया और उन्हें इस बारे में बताने की कोशिश की। वो कह रहा था कि हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, नहीं तो कोई नहीं बचेगा, पर तो सीनियर मेंबर कुछ ज्यादा रिप्लाई नहीं देती और उन्हें बेस कैंप में रहने के लिए ही छोड़ देती है। इस बात से कैप्टन बैक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। उन्होंने डिसाइड किया कि अब इस क्रिएचर को जान से मार कर ही वो यहाँ से भाग सकते हैं। और अब बहुत ज्यादा सोचने के बाद कैप्टन बैक ने इस पूरे बेस कैंप का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दिया होता है, क्योंकि यही एक ऑप्शन था उस क्रिएचर को जान से मारने का। अगर ये क्रिएचर बच के इंसानी दुनिया में चला गया तो काफी सारे लोगों की जानें जाएंगी और ये जितना खाता जाएगा इसका साइज उतना ही बढ़ेगा, जो आगे चलकर हमारे लिए काफी बड़ा खतरा साबित हो सकता था। इसीलिए अब इस क्रिएचर को यहीं पर जान से मारने का प्लान कैप्टन बैक अपनी टीम के साथ बनाता है और चला जाता है सूट्स पहनने के लिए, जिससे कि वो यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन अब रास्ते में वही बड़ा सा क्रिएचर जो लंबे लंबे टेंटिकल की मदद से सभी पर हमला करता जा रहा था, वो सभी लोगों को एक दूसरे से अलग कर देता है और अब बेली के ऊपर हमला करने जाता है। बेली काफी ज्यादा डर गई थी, इसीलिए वो मूवमेंट नहीं कर पाती, लेकिन कैप्टन बैक ने उसकी मदद की और वहां से भाग निकले। यहाँ हमें पता चला कि उस बड़े से क्रिएचर की बॉडी में अब डॉक्टर और बॉब भी शामिल हो चुके हैं, जो कि पूरी तरीके से मर्ज हो चुके थे। यानी कि क्रिएचर की एबिलिटी होती है कि वो जिस भी जिंदा जीव को मारेगा तो वो अपनी बॉडी में उसे कंबाइन कर लेगा। कैप्टन बैक यहाँ पर किसी भी तरीके से उस कंट्रोल रूम में आ जाते हैं, जहाँ से उन्हें सूट मिलेगा और वो यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। वो जल्द से जल्द सारे सूट को एक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ बेली और जस्टिन को तुरंत ही सूट के अंदर जाकर ऊपर जाने के लिए कहते हैं। बैक तो एक कैप्टन की तरह उन दोनों की प्रोटेक्शन कर रहा था और उस क्रिएचर को रोक रहा था अंदर आने से। जस्टिन और बेली किसी भी तरीके से सूट पहनकर बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन जब कैप्टन बैक भी बाहर की तरफ जाने लगे थे तो उनका पैर फंस गया था। वो खतरनाक क्रिएचर जिसका साइज काफी बड़ा हो चुका होता है, वो उसी वक्त आ गया और कैप्टन बैक को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन कैप्टन बैक किसी भी तरीके से उसे चकमा देकर अपने सूट के पास पहुंच जाते हैं और उसे तुरंत ही पहनकर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और देखते ही देखते थोड़ी देर के अंदर ही उनके बेस कैंप में लगा हुआ ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड ऑन होने की वजह से वो पूरा बेस कैंप बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। देखते ही देखते पानी के अंदर उस क्रिएचर का काफी सारा खून फैल जाता है, पर अब कैप्टन बैक, जस्टिन और बेली किसी भी तरीके से पानी की सतह पर आ गए थे। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि आखिरकार उनकी जान बच गई और वो क्रिएचर मारा गया। थोड़े ही समय के अंदर उनके पास रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी आने लगी थी जो उन्हें यहाँ से लेकर जाएगी, पर अचानक से उनकी मूवमेंट के कारण चारों तरफ काफी सारी शार्क्स आ जाती हैं। ये शार्क्स उन तीनों के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही थी और उनके पास कोई बचने का चांस ही नहीं होता, लेकिन इससे पहले वो सारी शार्क्स उंगली काट कर खा जाती। रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ आ जाता है और अब उसकी आवाज सुनकर सारी की सारी शार्क्स कहीं भागने लगी थी। दरअसल वो सारी शार्क्स हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि किसी बड़ी और खतरनाक चीज से डरकर भाग रही थी जो उन तीनों की तरफ बढ़ रही होती है। ये और कोई नहीं बल्कि वही खतरनाक क्रिएचर था जिसने कि अपने बॉडी में कई सारे जानवरों को कंबाइन कर लिया होता है और अब वो जस्टिन को बहुत ही बुरी तरीके से पकड़कर खाने लगा था। बेली को तो किसी भी तरीके से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर में ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन बैक यहाँ पर तुरंत ही नीचे कूद गया जस्टिन को बचाने के लिए, पर तब तक वो खतरनाक क्रिएचर जस्टिन को मार चुका था और उसे पानी के अंदर लेकर चले जाता है। कैप्टन बैक के पास कोई ऑप्शन नहीं था वापस हेलीकॉप्टर में जाने के सिवा, क्योंकि वो इस तरीके से क्रिएचर से फाइट नहीं कर सकता और उन्हें ये डर लगने लगा कि वो क्रिएचर इतने बड़े धमाके को सह सकता है तो उसे मारना नामुमकिन होगा। वो इसी तरीके से अगर समुद्र में जानवरों को मार कर अपने बॉडी में कंबाइन करता रहा तो वो एक समय के बाद काफी बड़ा और खतरनाक हो जाएगा। पर फिलहाल के लिए कैप्टन बैक और बेली को रेस्क्यू करके एक सेफ जगह पर ला दिया जाता है और ये डरावनी कहानी इसी एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो जाती है।
सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।